please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहली तिमाही की परीक्षा खत्म होने को है। कई सेक्टर और कंपनियां इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हुई हैं, तो कई फिसड्डी साबित हुई हैं। कोई हिट हुआ है तो कोई पूरी तरह से चित। अपने इस शो में आज हम कॉर्पोरेट इंडिया का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं। ये शो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किन कंपनियों को गले लगाने का वक्त है और किन को अपने पोर्टफोलियो से बाय बाय करने में ही भलाई है। हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ ऐसे ही बाहुबली बताएंगे जिन पर निवेश कर आप जोरदार मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट शाहिना मुकादम और ट्रेड शिफ्ट के डायरेक्टर संदीप जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एफएमसीजी क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि एफएमसीजी क्षेत्र में जो इस बार नतीजे निकल कर आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप देखिए, आप चाहे वो डाबर हो या फिर किसी भी और कंपनी के नाम ले लीजिए, सबने ही अच्छे नतीजे पेश किए। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल बेस कम था। वहां पर हमने जो जीएसटी का एक इम्पैक्ट देखा था, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखा था, तो उसकी वजह से बेस कम था। इस बार बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। अगर सबसे पहले डाबर की बात करती हूँ संदीप आपसे, डाबर में देखिए 21% की वॉल्यूम ग्रोथ है। मार्जिन जो है वो अच्छे खासे एक्सपैंड हुए हैं, 17.3% से 18.6% पे पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, अच्छी बढ़त आ चुकी है। तो अब आप क्या करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर संदीप डाबर में? मुझे ऐसा लगता है कि डाबर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मार्जिन फ्रंट पे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और आप खास बात ये कि पिछले अगर क्वार्टर जून 2017 की क्वार्टर की बात करें तो 265 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था, उसके सामने 330 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट है। तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है। बट साथ में मैं ये कहूँगा कि भाव भी बहुत बेहतरीन हो गए, काफ़ी बढ़ चुके हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से अब बहुत ज़्यादा सस्ता मुझे नहीं लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे ले रखे हैं, क्योंकि डाबर ने एक ज़बरदस्त रैली दी है, वैसे ही सारे एफएमसीजी स्टॉक्स है, आईटी है, ये सारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। अगर देखें तो बहुत ही चुनिंदा कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने ये 11,500 की रैली में पार्टी की है और लोगों को पैसा बना के दिया। उनमें से एक सर्टनली डाबर है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल इस स्टॉक में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की राय है और नीचे लेवल्स में जिन्होंने लिया और जिनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई वैसे दिक्कत नहीं है तो वो होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता। बट फिर भी मैं कहूँगा कि दूसरा ऑप्शन इसी सेगमेंट में मुझे आईटीसी लगता है, क्योंकि अब डाबर और आईटीसी में आईटीसी काफ़ी बड़ा दिग्गज प्लेयर है। वो हालांकि 260-70 से 300 की रेंज में आया है, बट अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से इसके आधे पी मल्टीपल पे चल रहा है ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए और डाबर के लिए मेरी यही राय है कि पार्शियल प्रॉफिट्स। ओके, तो डाबर में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। संदीप, अगर किसी ने एफएमसीजी क्षेत्र में निवेश करने का मन बनाया है, डाबर पसंद है उन्हें, तो आपको क्या लगता है किन लेवल्स पर, किस प्राइस पर बाय सिग्नल मिलेगा डाबर में? डाबर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन लेवल्स पे भी मतलब रिस्की है, क्योंकि देखिए जो ग्रोथ आनी है, रूरल कंजम्पशन स्टोरी है, जिस तरीके के नंबर्स अभी एफएमसीजी कंपनीज ने दिए हैं, तो वैसे तो देखिए कि ये सिर्फ एक ही सेक्टर में कितना वेटेज देना उस पर डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 400 के नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो सर्टेनली आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज देखना जरूरी है कहीं भी अगर मार्केट में करेक्शन आता है, क्योंकि आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस बेसिस पे इसी तरीके से मार्केट चलेगा और ब्रॉड बेस होगी रैली भी। तो ये जो भी ऑलरेडी स्टॉक चले हुए हैं कहीं वो नीचे आएंगे, जो नहीं चले हुए हैं वो थोड़े ऊपर आएंगे, ऐसा एक माहौल देखने को मिलेगा और ऐसे एक काम होगा ऐसा मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर 10% यहाँ से करेक्ट कर जाए तो ले। हाँ, ओके। एक और इसी क्षेत्र की कंपनी नेस्ले, आप शाहिना आपसे उस पर चर्चा करना चाहूंगी। इसने भी बहुत अच्छे नतीजे दिए, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, ऑपरेशनली मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला। अगर आप देखें 19.4% से बढ़कर मार्जिन 23.9% पे पहुंचे हैं, तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है मार्जिन में। अगर हम साल दर साल देखें, प्रॉफिट में 50% का इंप्रूवमेंट 395 करोड़ पर निकल कर आया। वहीं मार्केट शेयर जो है इनका वो 60% पे पहुंच गया है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। क्या करना चाहिए इसमें?
तेज़ी तो आ चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वैल्यूएशन में अपसाइड ये लेवल से भी है। जैसे आपने कहा उनके जो मार्केट शेयर है वो 60% है, और अभी भी यहाँ पर भी एक्चुअली जो उनका जो प्रॉब्लम था 2015 में, वहाँ से अभी वॉल्यूम्स अभी भी 10% अप्रॉक्सीमेटली लोअर है। तो स्कोप ऑफ मूविंग अप, प्रॉब्लम्स थे कंपनी में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट किया, और ये जब वॉल्यूम स्टेबलाइज होके फिर से नॉर्मलाइज ग्रोथ पे आते हैं, आई थिंक ये उनके नंबर्स पे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट देंगे। दूसरी बात है, जो दूसरा सेक्टर है जैसे ब्रेकफास्ट सेगमेंट में, सीरियल सेगमेंट में, वो अभी और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो उनका जो बास्केट है वो पूरा कवर हो जाएगा। यू हैव नूडल्स, यू हैव ओट्स, यू हैव डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क है। तो आई थिंक यहाँ से अगर आप ये सब फैक्टर इन करते हैं बेस्ड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, तो उनका जो EV बाय एबिटा जो 40 टाइम्स है ऑन करंट नंबर्स, वो मेरे हिसाब से अभी भी इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, और अभी भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द लॉन्गर टर्म आपका अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, तो नेस्ले यहाँ पर लगता है शाहिना को कि अच्छा आगे आपको रिटर्न देकर जा सकता है। लेकिन शाहिना, एक और स्टॉक जिसने खराब नतीजे पेश किए और उसकी बात वो है उज्जीवन फाइनेंस। यहाँ पर काफ़ी खराब नतीजे आए। अगर आप देखिए जो कस्टमर ग्रोथ है तिमाही दर तिमाही इस बार रही वो कम हुई है 0.5% से, और ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 2 साल में। 8 क्वार्टर्स में ये डी ग्रोथ देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। डिसबर्समेंट्स जो हैं वो 7.5% कम हुए हैं तिमाही दर तिमाही। वहीं अगर आप NII पर नजर डालें तो 241.9 करोड़ पर निकल कर आई है, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि 260.6 करोड़ पर निकल कर आएगी, और वो यहाँ पर साल दर साल तो 75% बढ़ गई है, लेकिन तिमाही दर तिमाही वो भी 10.2% नीचे आई है। ग्रॉस NPA का जो फिगर है वो थोड़ा बेहतर है। पिछले साल वो 3.6% पर था, इस बार 2.7% पर है। लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनली जो दिक्कतें हैं वो कुछ सामने निकल कर आ रही हैं। कस्टमर एक्विजिशन शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अब क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, एक्चुअली वैल्यूएशन इसका महंगा है, तो मैं इमीडिएट बाय की तो रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ। बट अगर आप उनका जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखें, वो तो बहुत ही ख़राब था FY18 का। बेसिकली वो जब अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उनको। जैसे उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी हिस्टोरिकली। दूसरी बात है, उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका फ्रॉम प्योर स्मॉल टिकट फाइनेंस कंपनी टू बैंक, ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट काफ़ी हाई है और ये इनके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है। बट जो पॉजिटिव है और जो स्टॉक थोड़ा बहुत जो रिबाउंड कर रहा है, दैट इज बिकॉज उनका जो बैंक का जो सब्सिडी है वो अभी प्रॉफिट्स में जा रहा है। सो आई वुड कंपेयर टू अ लॉस, तो आई वुड होल्ड इट, और थोड़ा अपसाइड में अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मे बी समथिंग लाइक 10 to 15% हायर, क्योंकि रिबाउंड हो रहा है स्टॉक। ओके, तो जीवन एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज पे है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की दिक्कतें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ से बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको लगता है कि बेहतर आगे परफॉर्मेंस रहेगी वंस इट स्टेबलाइजेस। लेकिन एक और स्टॉक जहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है संदीप, वो है आप देखिए टाटा मोटर्स। पूरे 1 साल में इसने सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दिखाया है। बड़ा गले की फांस इस वक्त JLR बना हुआ है। उसके मार्जिन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट आया, 6.2% पर मार्जिन निकल कर आया, जो कई क्वार्टर्स में काफी सबसे ज्यादा कम निकल कर आया है। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन जो है वो भी 6.6% पर निकल कर आया, जो कि पिछले साल 9.6% पे था। नेट लॉस जो है वह 1863 करोड़ का, जबकि एडजस्टेड लॉस 438 करोड़ का है। डेट जो है वो बढ़ गया है 62,436 करोड़ पर, बहुत ज़्यादा बड़ा इंक्रीज, क्योंकि इसके पहले ये 39,977 पर था। लेकिन अब आगे की दिक्कतें देखिए, अगर ब्रेक्जिट होता है, अगर यूरोप के साथ एक फेवरेबल डील निकल कर नहीं आती है टाटा मोटर्स के लिए, तो
और EU JLR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40% उनकी जो आय है वो EU और UK को मिलाकर आती है। UK इनफैक्ट 18% कंट्रीब्यूट करता है, यूरोपियन यूनियन जो है वो 22-24% कंट्रीब्यूट करता है। इन सब के बीच अगर कहीं फेवरेबल डील नहीं होती, उनको अभी इन्वेस्ट करना है, यूरोप में जाकर नई फैक्ट्रीज लगानी है। उन्होंने अभी बोला स्लोवाकिया में वो लगा रहे हैं अपनी एक नई फैक्ट्री, लेकिन सब के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में टाटा मोटर्स के लिए कोई सिल्वर लाइनिंग है क्या संदीप? देखिए, मैंने बहुत हिम्मत करके बाय की राय दी है, बाय ऑन डिक्लाइंस की राय, क्योंकि देखिए एक तो बहुत जबरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्मर है। ये जितनी भी दिक्कतें और जितनी भी अटकलें आपने जो बताई है वो सारी चीजें हैं, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मुझे मैनेजमेंट पे भरोसा है। और आपने अगर रिसेंटली जो रिजल्ट्स खराब आए और इतने खराब रिजल्ट के बाद भी ये 240 के लेवल्स को नहीं तोड़ा और वहां पे सपोर्ट लेके उसी दिन ग्रीन में बंद हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि नीचे के लेवल्स पे बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग आती है। और जो अभी जो नए चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, उन्होंने जो ट्वीट किया, ऐसा लगता है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि वही चेयरमैन जिन्होंने TCS बनाई है, वर्ल्ड क्लास कंपनी, टाटा मोटर्स को भी अब उन्होंने बोला है कि हम इस कंपनी को 1.5-2 साल में ठीक करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सारी है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हो सकता है कि कभी कोई बहुत बड़ा स्टेप ले ले, जैसे बाइंग करने के बाद प्रॉब्लम आई थी कंपनी में। मैं ये नहीं बोलता कि जो जैगुआर डिवीजन उसको कहीं सेल कर दे, जस्ट एक मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ा स्टेप लेगी कंपनी, कोई ना कोई तरीके से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी। टाटा स्टील में भी किया है कोशिश करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो निराश नहीं होके, हताश नहीं होके, बेचे नहीं, वो होल्ड करके रखे, और कहीं भी अगर थोड़ा मौका मिले नीचे आए तो लेने की ही कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, डेट्स भी बढ़ रहे हैं, नए एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वो भी लिवरेज्ड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वो सब चीजें आएंगी, बट नजरिया थोड़ा लंबा रखेंगे, 2 से 3 साल। नहीं भूलना चाहिए कि 208 में यही स्टॉक 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 137 रुपए, 140 रुपए, 170 रुपए के लगभग आया था, और वहां से कहां पहुंच गया। तो 2, 4, 5 साल लगेंगे जरूर, बट मल्टीबैगर भी बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, शाहिना आपसे यहाँ पर क्विकली VIP पर कॉल लेना चाहूंगी। वहां पर आप क्या व्यू बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफी अच्छे नतीजे आए, मार्जिन से 18.6% पर, प्रॉफिट 67.5% की दर से बढ़ा। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? ये स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स, और अभी भी मेरे हिसाब से जैसे प्रॉफिट ग्रोथ है 54%, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स उतार रहे हैं मार्केट में, और मेरे हिसाब से जो चाइना के प्रॉब्लम्स है ये इनके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक डेफिनेटली ये होल्ड बनता है ये लेवल्स पे। पहली तिमाही के हिट्स और मिसेस पर हम बात कर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, या फिर ऐसे जिन्होंने बहुत खराब। अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शाहिना मुकादम और संदीप जैन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फोकस करेंगे इंटरग्लोब पर। संदीप, इंटरग्लोब यहाँ पर काफ़ी खराब नतीजे आए, और इनफैक्ट जितनी भी खबरें पिछले कुछ दिनों में आ रही हैं, चाहे वो जो फॉल्ट्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा कम दिखाना, उसके बाद जो एक्चुअल फिगर आई वो ज़्यादा थी, उसके पहले CEO का रेजिग्नेशन, उसके बाद जो उनकी ऑक्यूपेंसी है, उनका जो मार्केट शेयर है, उस पर भी अब थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो अब क्या करना चाहिए इंटरग्लोब में? देखिए, मेरे हिसाब से तो एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनानी चाहिए। वैसे ही मैं एविएशन स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा कभी भी राय नहीं दिया हूँ बाइंग की, और इंटरग्लोब फिर भी देखिए इस सेगमेंट में एक अच्छी कंपनी ज़रूर से है। जेट में प्रॉब्लम्स अपनी है ही है, स्पाइस जेट भी प्रॉब्लम से निकल के अब ठीक हुई है, बट इंटरग्लोब हमेशा से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है। हालांकि ये क्वार्टर अच्छा नहीं था, और जो आपने कही काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ से ये स्टॉक भी गिरा हुआ था, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखिए स्ट्रेंथन हो रही है। अगर $80 पे रेजिस्टेंस तो ले रहा है अभी, तो इसके नीचे तक रहता है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज अगर क्रॉस करता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है जनरली एविएशन कंपनीज को। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो निवेश की राय नहीं देता। ये एक ट्रेडिंग बेट रहता है। जनरली आप क्रूड ऑयल के साथ एक अच्छा रिवर्स प्ले के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो 1090, 1150 ये लेवल्स आते हैं, तो यहाँ पे एग्जिट की राय लें, क्योंकि अभी हो सकता है एक बाउंस भी दे दे, क्योंकि जीरो सम गेम हो सकता है। जेट से निकल के लोग इंटरग्लोब में आए, तो एक ये बन सकता है एक पूरा माहौल ऐसा। तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति।
ओके, तो इंटर ग्लोब एक ऐसा स्टॉक जहां पर अगर तेजी आती है तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शाहिना, यहां पर अब फोकस करेंगे जेके पेपर पर। पेपर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक्शन में रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली पेपर प्राइसेस, पल्प प्राइसेस बढ़े हैं, डिमांड भी बेहतर दिखाई दे रही है। अगर जेके पेपर की बात करूं तो मार्जिन में एक्सपेंशन 24% से बढ़कर ये 25% पे पहुंचे और मुनाफा 58% का जब देखने को मिला। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिमांड अच्छी है और प्राइसिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए जेके पेपर में? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए अगर है, और अगर खरीदना है तो ये बहुत शार्प रैली हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में देखा है, तो अगर फ्रेश बाय करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर डिप पे खरीदे तो बेहतर रहेगा। आई वुड से कि 130 135 तक अगर जाता है तो बहुत ही अच्छा बाय बन जाता है, बिकॉज जैसे आपने बोला नंबर्स बहुत अच्छे थे, रेवेन्यू यहाँ से 20% के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ था। दूसरी बात, अगर आप देखें उनके जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है डिस्पाइट जो रन अप इन स्टॉक प्राइस है। उनका जो पीई है 10 टाइम्स के नीचे ऑन करंट नंबर्स, और डेट इनका एक प्रॉब्लम है, डेट काफ़ी हाई है कंपेयर टू द नेटवर्थ। बट आई थिंक ये प्राइस में मोरलेस फैक्टर्ड इन है, और इस हिसाब से अगर आप थोड़ा डिप होता है अगर बाय करते तो अच्छा रहता है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू होल्डिंग। ओके, अब संदीप यहाँ पर पीएनबी पर फोकस करेंगे। एक लुटे पिटे स्टॉक में थोड़ी सी पॉजिटिव खबर निकल कर आई क्योंकि जितना उम्मीद था उससे कम नुकसान पोस्ट किया। 1651 करोड़ का के नुकसान की उम्मीद की जा रही थी, उसके विपरीत 940 करोड़ का यहाँ पर नुकसान पोस्ट किया। और ग्रॉस एनपीए जो है वहाँ पर भी मामूली से इंप्रूवमेंट से 18.38% से कम होकर ये 18.26% पर। लेकिन क्या इस तस्वीर पर कुछ भरोसा करना चाहिए, खरीदना चाहिए क्या? देखिए, मैंने वापस से हिम्मत करके पहले टाटा मोटर्स और अब पीएनबी, ये ऐसे स्टॉक्स हो गए हैं कि जिन पे राय देने में अब एक अजीब सा एक डर सा लगने लगा। बट पीएनबी पे मैंने हिम्मत करके बाय की राय दी है। रीजन बीइंग, अगेन इसमें भी देखिए 70 रुपया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डाउन साइड अब इससे बुरा लगता नहीं है। देखिए कुछ तो वर्थ है ही है। सबसे बड़ी 3 कंपनियों में से, पीएसयू बैंक्स में से एक कंपनी थी और प्रॉब्लम्स है। बट जो आपने कहा कि रिजल्ट्स में उम्मीद जितनी थी उससे बेहतर ही रिजल्ट आए, इनफैक्ट कम खराब नंबर्स आए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस स्टॉक में हिम्मत करके एक कम एक्सपोजर के साथ बाइंग करके चलेंगे तो शायद ज़्यादा रिटर्न कम एक्सपोजर में मिल जाएगा, क्योंकि अगर बाउंस भी आएगा तो बहुत फास्ट आएगा। पीएनबी हाउसिंग की स्टेक की बात चल रही है, सेल की। तो मतलब बेसिकली इतना गिरा हुआ है कि आप शायद एक बार भरोसा कर सकते हैं। लेकिन संदीप, क्विकली आपसे बीईएमएल पर भी कॉल लूंगी क्योंकि वहां पर बहुत खराब नतीजे आए। यहाँ पर एबिटा लॉस 137 करोड़ का, पिछले साल इसी तिमाही में 63.5 करोड़ का नुकसान था। वहीं नेट लॉस 160 करोड़ का, काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। क्या सलाह है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे और डिसअपॉइंट भी कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सेल की बातें चलती है, 4 फिगर तक भी पहुंच, बहुत ऊपर के लेवल से करेक्ट कर चुका है, तो बातें बन रही है, हो रही है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि काफी हद तक ये सारी चीजें प्राइस में प्राइस्ड इन है और डाउनसाइड अब यहाँ से इसमें भी बहुत ज्यादा लगता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो होल्ड करने की ही राय रहेगी। तो चलिए यहाँ पर एक स्टॉक चुनते हैं जिसने अच्छे नतीजे दिए और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। बेहतरीन नतीजे निकल कर आए। डिसबर्समेंट जो है वो 24% बढ़े साल दर साल। एसेट अंडर मैनेजमेंट 22% बढ़ा और जीएनपीए जो ग्रॉस एनपीए है वो 9.15% से कम होकर 8.98% पर पहुंचा। शाहिना, क्या करें स्टॉक में? यहाँ पर होल्ड कीजिए, बिकॉज जैसे आपने बताया नंबर्स बहुत अच्छे थे, और अभी मेरे हिसाब से अगर जैसे उनका अभी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है तो काफ़ी साइज भी हो गई है कंपनी की। एंड जैसे अभी सीवी साइकिल टर्न होता है, उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है। दे हैव गॉट अ गुड रीजनल स्प्रेड एज वेल एज पैन इंडिया स्प्रेड। तो इस हिसाब से ये एक अच्छी फाइनेंस कंपनी बन सकती है पोर्टफोलियो में इन दी एनबीएफसी स्पेस। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं ये लेवल्स पे। संदीप, आपसे भी एक अच्छा स्टॉक एमजीएल, बहुत अच्छे नतीजे, यहाँ पर मुनाफा 22% बढ़ा, टोटल वॉल्यूम्स 12% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34.1% पर। क्या करना चाहिए स्टॉक में? बाइंग करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो गैस मार्केटिंग कंपनीज है, जीएमसीज, इन पे मार्केट काफ़ी फैंसीड रहेगा और मुझे वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप
ग्रोथ की भी बात करें कंपनी में तो अच्छी खासी ग्रोथ है, 9-10% की ग्रोथ 3 साल की अगर प्रॉफिट्स देखें, सेल्स देखें, और नियर मोनोपोली बिजनेसेस होते हैं एक पर्टिकुलर शहर में, एक तरीके से पूरा काम इन्हीं के हाथ में रहता है। और जो सरकार का फोकस भी है इन टाइप के जो ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमजीएल में बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर नीचे भी आ जाए इनकेस तो पैनिक नहीं करके 890, 850 ये एक रेंज होगा जहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए। सो बाइंग करें 1050, 1100